हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन पर है इसमें कुछ। ठीक है, तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपावशोषण सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। पहला क्या क्वेश्चन है कि अपावशोषण सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। ए ऑप्शन आपका 2 प्रकार का, बी ऑप्शन आपका 3 प्रकार का, सी ऑप्शन आपका 4 प्रकार का और डी ऑप्शन आपका 5 प्रकार का। तो अपावशोषण सिंड्रोम जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो यह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला आपका है ट्रॉपिकल स्क्रू स्प्रू, दूसरा आपका क्या है आइडियोपैथिक स्टीरोइया और तीसरा आपका क्या है सिलियक डिजीज के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। पहला आपका ट्रॉपिकल स्प्रू, दूसरा आपका आइडियोपैथिक स्टीटोरिया और तीसरा आपका सिलिक डिजीज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जो सिलिक डिजीज होता है यह बच्चों और वयस्कों दोनों में होने वाला क्या है, आपका रोग होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से अतिसार से प्रारंभ होने वाली बीमारी कौन सी है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो अतिसार से प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन आपका ट्रॉपिकल स्प्रू है, बी ऑप्शन आपका मधुमेह है, सी ऑप्शन आपका दमा है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो बात अगर हम करते हैं अतिसार से होने वाली जो प्रारंभ, मतलब उसकी जो प्रारंभिक स्थिति से कौन सी बीमारी आपकी प्रारंभ होती है, तो वह जो बीमारी प्रारंभ होती है वह आपकी क्या है, ट्रॉपिकल स्प्रू है। क्या है आपका ट्रॉपिकल स्प्रू, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर हम करते हैं ट्रॉपिकल स्क्रू की, तो ये क्या है, लंबे समय तक जब इसमें क्या हो जाता है, अतिसार बना रहता है, तो जब बने रहने के कारण क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन, और क्या होता है इसके साथ साथ अंगों में सूजन आ जाती है। लंबे समय का अतिसार बनने के कारण ट्रॉपिकल स्क्रू की स्थिति में आपका क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, अंगों में सूजन आ जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, और पोषक तत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। जो पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं उसकी क्षमता भी क्या हो जाती है, इसमें आपकी कम हो जाती है। मधुमेह आपका इसमें यूरिन को ये क्या होता है, जैसे आपका इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ता है, तब आपका क्या है, मधुमेह है। और दमा जो है ये आपकी क्या है, श्वसन से संबंधित बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडियोपैथिक स्टीटोरोहिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है। कौन सी बीमारी है आपकी, आइडियोपैथिक स्टीटोरोहिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन आपका ज्वर से, बी ऑप्शन आपका दस्त से, सी ऑप्शन आपका पीलिया से और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइडियोपैथिक स्टोरिया नामक जो बीमारी है यह किससे संबंधित है, तो यह जो है वो किससे, आपकी दस्त से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, तो यह जो है ये दस्त से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या है, व्यक्ति को बार बार दस्त लगने की क्या होती है, शिकायत होने लगती है। मतलब व्यक्ति को बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसको बार बार दस्त लग रही है। तो यह जो है वो किससे होने वाली बीमारी है, इसमें जो लक्षण होता है ये किससे संबंधित है, आपकी दस्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, आहार में पोषक तत्वों की हीनता से निम्न में से कौन सा रोग होता है। किसकी बात कर रहा है कि हमारे आहार में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसमें से कौन सा रोग होता है, आपका रेबीज होता है, स्प्रू होगा, टाइफाइड होगा या सभी होगा। ठीक है, अगर हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है वो क्या कौन सा रोग होता है, तो स्प्रू नामक क्या हो जाता है, आपकी बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, स्प्रू हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। बात अगर हम रेबीज की करते हैं तो रेबीज क्या है, आपके कुत्तों से, जानवरों से फैलने वाला ये क्या है, आपका रोग है। टाइफाइड है, टाइफाइड जो है वो किससे फैलने वाला आपका रोग है, ये जल के माध्यम से फैलने वाला आपका रोग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्प्रू जो है वो क्या है, आपका आहार में पोषक तत्वों की कमी से या आहार में पोषक तत्वों की हीनता से होने वाला आपका रोग है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का जमा होने से निम्न में से कौन सा रोग होता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी रक्त नलिका है, उन रक्त नलिका की जो आंतरिक दीवारें हैं उसमें अगर वसा और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो है वो जमा हो जाता है तो इसमें से कौन सा रोग आपका होता है। मोटापा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, ए एवं बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर क्या है हमारे जो है ये एथेरो बात अगर मोटापा की करें तो फैट से जब हमारे बॉडी में क्या होती है, फैट की लेयर बनने लगती है। जब फैट की लेयर जमा होने लगती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो वो क्या है आपका ऐसे होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है, हृदय से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या है, जो हमारे रक्त नलिकाएं हैं इसमें क्या है, आपका रक्त नलिकाएं जो है उसमें वसा जमने लगता है और वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा जमने लगती है, जिसके कारण क्या है, जैसे हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां या हृदय का अच्छी प्रकार से कार्य न कर पाना, इस प्रकार के जो लक्षण है आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, रक्तचाप में प्रकुंचन तथा प्रसारण दाब पर उच्च रक्तचाप को कितने भागों में बांटा गया है। किसकी बात कर रहा है कि रक्तचाप में प्रकुंचन जो होता है, प्रकुंचन मतलब आपका सिकुड़ना और प्रसारण मतलब फैलना। रक्तचाप जैसे हम क्या करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के भाग में हम क्या इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक बार पंप करना और पुनः क्या करना, उसको फैलाना, यही है आपका रक्तचाप। ठीक है, यही आपके जो हमारे ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं वही है कि मतलब एक बार वो सिकुड़ता है, पुनः क्या करता है, फैलता है, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा। तो ऐसे जो पंप करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका प्रकुंचन और प्रसारण के दाब के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसे बांटा गया है, तो इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, इसका जो आंसर सही होगा आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका आवश्यक उच्च रक्तचाप, दूसरा आपका है डाइवर्जेंट रक्तचाप और तीसरा आपका है कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप। ठीक है, पहला क्या आपका आवश्यक उच्च रक्तचाप, दूसरा आपका क्या है डाइवर्जेंट उच्च रक्तचाप और तीसरा आपका क्या है कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कारणों के आधार पर पीलिया को कितने भागों में बांटा गया है। जो कारण है, किस कारण होता है, इन कारणों के आधार पर पीलिया को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है या 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर हम कारणों के आधार पर पीलिया की बात करते हैं तो कारणों के आधार पर पीलिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर कौन आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अब कौन कौन से वो होते हैं, तो वह जो होता है आपका पहला आपका अवरोधी पीलिया होगा, दूसरा आपका रक्त क्षति पीलिया होगा जिसमें आपका रक्त जो होता है वो प्रभावित होगा और तीसरा आपका हिपैटोसेलुलर पीलिया होता है। पहला आपका अवरोधी पीलिया, दूसरा आपका रक्त क्षति पीलिया और तीसरा आपका हिपैटोसेलुलर पीलिया। ये क्या है, इसके कारणों के आधार पर पीलिया के डिवाइडेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, यकृत क्षतिग्रस्तता की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है। यकृत क्षतिग्रस्तता मतलब जब हमारा यकृत पूरी तरह से क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या यकृत में हमारे प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसकी जो एकदम मतलब पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी किसी भी प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है कि वो किसी प्रकार के कार्य को कर सके, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं,
अवरोधी पीलिया के नाम से जानते हैं, यकृत सिरोसिस के नाम से जानते हैं, या ए एवं बी दोनों के नाम से जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम यकृत सिरोसिस के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम यकृत सिरोसिस के नाम से जानते हैं। यकृत क्षतिग्रस्तता की अंतिम अवस्था है। इसमें हमारा जो यकृत है वो क्या होता है? पूरी तरह से आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? यकृत सिरोसिस के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हिपेटाइटिस सिरोसिस व लीवर कैंसर निम्न में से किस प्रकार के हिपेटाइटिस से होता है? क्या बात कर रहे हैं कि हिपेटाइटिस सिरोसिस व लीवर कैंसर निम्न में से किस प्रकार के हिपेटाइटिस से होता है? हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी या हिपेटाइटिस डी। ठीक है, हिपेटाइटिस सिरोसिस व लीवर कैंसर जो है वो किस प्रकार की हिपेटाइटिस से होता है? तो यह जो है हेपेटाइटिस सी से होता है। ठीक है, ये क्या है? हेपेटाइटिस सी से होता है। ठीक है, कितने प्रकार के हेपेटाइटिस किस हेपेटाइटिस से होता है? तो हेपेटाइटिस सी से होता है। बात अगर हेपेटाइटिस की करते हैं तो हेपेटाइटिस के ये जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला हेपेटाइटिस ए, दूसरा आपका हेपेटाइटिस बी, तीसरा आपका हेपेटाइटिस सी और चौथा आपका हेपेटाइटिस डी और पांचवा जो होता है वो हेपेटाइटिस ई के नाम से हम उसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो हेपेटाइटिस के अगर वर्गीकरण की बात करता है तो हेपेटाइटिस का जो वर्गीकरण होता है वो लगभग 5 भागों में क्या किया जाता है? किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस प्रकार की अरक्तता में हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण हो जाता है? ऐसी कौन सी अरक्तता है जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा? मतलब उसमें जो है वो क्या है? पूरी तरह से वो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। दोषपूर्ण मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वह कौन सी आपकी अरक्तता है? वह कौन सी एनीमिया है? ए ऑप्शन आपका सिकल सेल एनीमिया है, बी ऑप्शन आपका थैलेसीमिया है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो सिकल सेल अरक्तता है इस प्रकार की अरक्तता में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? आपका पूरी तरह से क्या हो जाता है? दोषपूर्ण हो जाता है। तो सिकल सेल अरक्तता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नली द्वारा आहार देने को क्या कहा जाता है? क्या बात कर रहे हैं कि नली के द्वारा जब हम किसी प्रकार का आहार देते हैं तो उसे हम किस आहार के नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका पेरेंट्रल आहार, बी आपका आंसर आपका एंटरल पोषण, या सी ऑप्शन आपका टोटल पेरेंट्रल पोषण और डी ऑप्शन आपका पूरक पोषण। ठीक है, नली द्वारा आहार देने को क्या कहा जाता है? पेरेंट्रल पोषण, एंट्रल पोषण, टोटल पेरेंट्रल पोषण या पूरक पोषण। ठीक है, तो ये क्या है? नली द्वारा आहार देने की प्रक्रिया क्या को हम क्या कहते हैं? एंट्रल पोषण के नाम से जानते हैं। इसे हम किस पोषण के नाम से जानते हैं? तो इसे हम एंट्रल पोषण के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नली द्वारा आहार ऐसी स्थिति में दिया जाता है जब व्यक्ति किसी प्रकार से आहार लेने में असमर्थ हो, ऑपरेशन हो, जैसे उसके गले का ऑपरेशन हो या गले से उसको निगलने में प्रॉब्लम हो या खाने में प्रॉब्लम हो, तो इस प्रकार की समस्याओं में हम क्या करते हैं? इस प्रकार के पोषण को देते हैं। ये इंटरनल किसी न किसी पार्ट्स के, चाहे वो नाक के थ्रू या चाहे कहीं पर ऑपरेशन करके इससे नली को अटैच कर दिया जाता है और उससे क्या है? इसमें इंटरनल पार्ट्सों में जैसे आमाशय में ये क्या होता है? इसमें जो है पदार्थों को डाला जाता है जिसके कारण ये नली के माध्यम से, नली के थ्रू, जैसे मुंह से संबंधित, जैसे मुंह में अगर कैंसर हो गया या ऐसे प्रकार के अगर कोई लक्षण होते हैं तो इसमें यह आहार आपको क्या किया जाता है? दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर समान लक्षण है।
ठीक है। अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण ना होने पर समान लक्षण है। जब हमारे बॉडी में रक्त शर्करा का अच्छी प्रकार से नियंत्रण नहीं होता तो कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में देखने के लिए मिलते हैं? ए ऑप्शन आपका प्यास लगना एवं बार बार मूत्र त्याग करना, बी ऑप्शन आपका बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती, सी ऑप्शन आपका प्यास लगना एवं सुस्ती, डी ऑप्शन आपका प्यास लगना बार बार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। ठीक है, तो अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण मतलब दैट मीन्स इंसुलिन की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी और ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब है कि यह जो लक्षण होता है वह लक्षण हमारा क्या हो जाएगा? तो बार बार प्यास लगेगी, व्यक्ति को बार बार क्या है? प्यास महसूस होगी। और क्या है? मूत्र त्याग मतलब उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, उसको ऐसा लगेगा कि हमको बार बार यूरिन आ रही है, बार बार हमको मूत्र त्याग की आवश्यकता होगी। और क्या है? व्यक्ति सुस्ती मतलब उसके शरीर में हमेशा सुस्ती सी बनी रहती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर जो सही होगा वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, आचार और सास का प्रयोग निम्न में से किन व्यक्तियों के आहार में नहीं करना चाहिए? आचार, हम लोग जो अचार बनाते हैं, और सॉस उसका प्रयोग निम्न में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए? पेलाग्रा रोग में इनका हम प्रयोग नहीं करते, एनीमिया रोग में इनका प्रयोग हम नहीं करते, कम रक्तचाप में इनका प्रयोग हम नहीं करते, या अति तनाव की स्थिति में हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यदि व्यक्ति हाइपरटेंशन है, दैट मीन्स हाइपरटेंशन अगर उसको अति तनाव की स्थिति है, वो किसी चीज को ले लेके छोटी छोटी बातों को लेकर अगर वो तनाव लेता है तो इसका मतलब है कि उसको हाइपरटेंशन की स्थिति है। ठीक है, और हाइपरटेंशन की स्थिति में व्यक्ति को अचार और सॉस दोनों क्या कर दिया जाता है? वर्जित कर दिया जाता है। तो इसके आहार में अचार और सॉस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेलाग्रा है, ये भी क्या है आपका? एनीमिया, पेलाग्रा भी आपकी क्या है? ये नियासिन की कमी से होने वाली आपकी क्या है? बीमारी है। एनीमिया की बात करते हैं तो लौह तत्व की कमी से होने वाली बीमारी है। कम रक्तचाप, दैट मीन्स कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है? आपका लो हो गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रक्तहीनता के रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन सी दोनों की आवश्यकता होती है। कथन आपका क्या है कि रक्तहीनता की रोकथाम के लिए मतलब हमारा जो रक्त है उस रक्त के टूटने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी खत्म ना हो, इसकी रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन सी दोनों की आवश्यकता होती है। रीजन क्या है? विटामिन सी आंत से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। असर्शन और रीजन क्या है आपके? दोनों गलत है। मतलब ए और आर दोनों गलत है या ए और आर दोनों सही है। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका असर्शन भी सही है। रक्तहीनता को रोकने के लिए हम लोहा और विटामिन सी दोनों की जरूरत हमारे शरीर को होती है। और क्या है? विटामिन सी का अवशोषण जो है, विटामिन सी आंत से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों में तेज बुखार निकलने, क्या कह रहे हैं कि बच्चों में तेज बुखार निकलने नहीं, ये निगलने है। ठीक है, ये निकलने में तकलीफ तथा देखने में उसका हलक सफेद नजर आता है, निम्न में से किसके लक्षण है? बुखार तेज, बच्चे में तेज बुखार होगा और वो किसी चीज को खाने में उसके गले में निगलने में क्या होती है? जो वहां पे श्लेष्मिक झिल्ली होती है, उस श्लेष्मिक झिल्ली में क्या होती है? आपकी स्वाइलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे बच्चा कुछ चीज, कोई भी चीज खाता है या कोई भी चीज निगलता है तो उसे निगलने में तकलीफ महसूस होती है। और उसका जो हलक है, मतलब देखने में हम जब उसके मुंह को ओपन करते हैं तो देखने में मुंह उसका जो होता है वो क्या आंतरिक अंग जो होता है उसका वो सफेद नजर आता है। तो ये निम्न में से किसका लक्षण है? इन्फ्लुएंजा का लक्षण है, निमोनिया का लक्षण है,
व्हिपिंग कफ का लक्षण है या डिफ्थीरिया का लक्षण है? तो यह जो है वो डिफ्थीरिया के लक्षण के अंतर्गत आता है। तो यह किस लक्षण के अंतर्गत आएगा? तो यह जो होता है वो डिफ्थीरिया के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन की श्रृंखला। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।